आज हमारे साथ हैं नरेश तेलरामानी जी, जो एक सोशल वर्कर हैं। आज हम उनसे पूछेंगे हमारे शहर के बारे में। नरेश जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? पूरे शहर वासियों को मेरा नमस्कार। हनी मैडम, अभी आपने मुझसे पूछा कि शहर का हाल बताइए। मैं क्या इस उजड़े हुए गुलिस्तान के बारे में आपको बताऊं। इस शहर को मानो उजड़ा हुआ गुलिस्तान करके रख दिया है। आज पूरे शहर की हालत ऐसी है कि मेरे दिल में खून के आंसू बह रहे हैं। वो इसलिए कि हम इतनी टैक्सेस भरते हैं। इस शहर में सबसे ज्यादा टैक्सेस भरने के बाद भी हमें सुविधा कुछ भी नहीं मिलती। हम बोल बोल के थक जाते हैं। सुविधा तो छोड़ दीजिए, अब असुविधाएं होने लगी हैं। आप बाहर चले जाइए, सड़कों की हालत देखिए, हर जगह खड्डे खोद के रख दिए हैं। लोग चलें कैसे? चारों तरफ धूल का माहौल। मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे यहाँ पे एक भाटिया चौक से 39 सेक्शन की तरफ जो रोड जाता है, उस रोड की हालत बहुत खराब है। अब वजह कोई भी हो सकती है। देखिए, मैं राजनीति में नहीं जाता हूं, इन सारी चीजों में राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो गलत है, जहां पे लोगों को परेशानी है, तो वो तो आवाज निकलेगी। परेशानी है तो बोलना ही पड़ेगा। अब ऐसे है, तकलीफ ऐसी है कि वो रोड को तकरीबन, मेरे पास एक वीडियो क्लिप भी है, 2 बरस पहले उसका मुहूर्त हुआ था। उसके बाद भी समझ लीजिए 1 बरस हो गया होगा जब वहां पे आजू बाजू के जो दुकान थे उनको मार्किंग दी गई, कटिंग की गई, नाले बने और उसकी खुदाई का काम चालू हुआ। उसके बाद अचानक काम रुक गया। पता नहीं क्या चीजें थी, क्या वजह थी, लेकिन काम रुक गया। हर आदमी को ये था, उम्मीद थी कि चलो चालू हो जाएगा, चलो चालू हो जाएगा। अब ऐसे में जो सुनने में आ रहा है कि 2 ठेकेदार हैं, वो एक ड्रेनेज का जो पाइप डाल रहे हैं, उनके और इनके बीच में जो बना रहे थे रोड, अनबन चल रही है, बराबर से वो ठीक से काम नहीं करके दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। कुछ भी हो, जनता जो है वहां पे बहुत त्रस्त है, परेशान है। वहां पे जो लोग रहते हैं उनका गुनाह क्या है? वो यूएमसी की टैक्सेस भरते हैं, उनको सुविधा नहीं। रोड एकदम हालत खराब है। कई लोग जो 5 नंबर में मैं जानता हूं, 39 तरफ और उसकी तरफ गाउन बाजार की तरफ जिनकी दुकान है, 4 नंबर या 2 नंबर में रहते हैं, 3 नंबर में, तो वो 5 नंबर का पहाड़ का रास्ता आउटर पकड़ के दशहरा मैदान से घूमते हुए उस तरफ जाते हैं। ये रोड जो शॉर्टकट रोड था उनका पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। अब तो ठीक है, लेकिन बारिश की मौसम आएगी तब क्या हालत होगा। और वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। किसको हार्ट अटैक आ जाए तो लोग नहीं जा सकते वहां पे, तो कैसे चलेगा ये काम? तो मैं विनती करता हूं आयुक्त साहब को, आपके चैनल के माध्यम से, आयुक्त साहब, अगर आप उल्लास दर्पण न्यूज इस वक्त देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं। एक देखिए, मुझे पता है कि आप 31 मई को रिटायर होने वाले हैं। तो कहते हैं लोग जब रिटायर होते हैं तो अपने साथ लोगों की दुआएं लेके जाते हैं, लेकिन यहां पे शहर की बद्दुआएं निकल रही हैं। तो आप जाते जाते कुछ ऐसा काम करके जाइए, इतने कुछ कड़क निर्णय लीजिए। आप फाइल मंगाइए, किस ठेकेदार को रोड का काम दिया हुआ है, कितनी बार उसको एक्सटेंशन मिली हुई है। और मैं, जहां तक मुझे जानकारी है टेक्निकल चीजों की, टेंडर में एक तारीख मिली रहती है कि इस टाइम तक आपको काम खत्म करना है। अगर वो ठेकेदार नहीं कर सकता है तो उसको थोड़ी एक्सटेंशन देते हैं, थोड़ी, लेकिन कितनी बार एक्सटेंशन? अगर वो काम करते हैं तो इमीडिएटली काम शुरू करें। अगर वो करने की इसमें नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो तुरंत रिकॉल कीजिए, दूसरे को टेंडर दीजिए, लेकिन काम तो होनी चाहिए। ऊपर से बारिश आ रही है, जून जुलाई में वहां की हालत क्या हो जाएगी? तो मैं आयुक्त साहब से निवेदन करता हूं कि इसको बिल्कुल सीरियसली लें इश्यू को, और हो सके तो कल के कल ही आकर के वहां पे एरिया का मुआयना करें, वहां पे विजिट करें और हाल देखें और उस हिसाब से वहां पे निर्णय करें। मैं फिर से कहता हूं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम किसी पक्ष के फेवर में नहीं, किसके अगेंस्ट नहीं, लेकिन लोगों के हित में हूं। लोगों को वहां पे जो पीड़ा है वो केवल मैं बयां कर रहा हूं। सर, अगर आपको अंदर इतनी करवाहट है लोगों के लिए, कमिश्नर के लिए, तो आप क्यों नहीं आगे आ जाते पॉलिटिक्स में? आपने हनी जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप आ जाइए। प्रश्न ये नहीं है कि मैं आऊं या दूसरा कोई आए। मेरी कड़वाहट नहीं इनके प्रति, मेरा दिल रोता है, मुझे दिल में पीड़ा है, कसक है कि आखिर ये जो नेता है वो भी तो मेरे शहर के रहवासी हैं। उन्होंने भी तो छोटे में से बड़े इस शहर में ही हुए हैं। तो अगर मुझे एक सिटीजन होने के नाते पीड़ा होती है तो उनको क्यों नहीं होती? अब रहा सवाल आपका कि आप क्यों नहीं राजनीति में आते। बिल्कुल मैं आ सकता हूं, मुझे राजनीति में आना चाहिए। कई लोग कहते हैं आप जैसे अच्छे लोग आ जाएं। ठीक है, मैं अगर आऊं भी तो उससे क्या होगा? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कोई भी रिजोल्यूशन, अगर ठहराव आता है, वो अगर कोई विरोध भी करता है तो उसको मेजॉरिटी के आधार पर पारित किया जाता है। अब मेरे जैसा एक आदमी, वहां पे 80 लोग अगर खड़े रहेंगे सामने, मिली भगत है, सब दुनिया जानती है कि सब आपस में मिल जाते हैं, मिल करके कई ठहराव जो शहर के हित में नहीं भी होते हैं या इन्फ्लेटेड रहते हैं, बड़े बड़े टेंडर्स इन्फ्लेटेड करके उनको पास करते हैं,
तो वहां पे मेजॉरिटी पे वो लोग पास, मैं उठ के चिल्लाऊंगा भी तो मेरा कुछ चलेगा नहीं। हाँ, अगर ऐसे अच्छे लोग जो यहाँ की पक्ष हैं, जो पार्टियां हैं, जो पार्टियों के अध्यक्ष हैं, उनके सोच में बदलाव आए, वो ऐसे लोगों को पढ़े लिखे और अच्छे लोगों की पूरी सर्वे करें और उनको टिकट दें ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग चुन के आए, तब जाकर के कुछ शहर में 15-20 लोग अगर चुन के आते हैं तो बदलाव की अपेक्षा कर सकती हैं। एक आधा आदमी आने से तो कुछ भी नहीं होगा और उल्टा मेरी हालत दोनों तरफ से खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं जब भी चुन के जाऊंगा तो जनता की अपेक्षा होगी कि अभी नरेश तल्लामानी गया है, अभी सबकी हालत खराब कर देगा, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि अगर मैं आवाज उठाऊंगा भी तो मेरी आवाज को दबा दिया जाएगा, मेजॉरिटी के आधार पर वो ठहराव पारित करते जाएंगे, मैं कुछ चेंज भी नहीं ला पाऊंगा। ये तब होता है जब एक समूह बन के जाता है। तो सभी पार्टियों के, मैं तो ये कहूंगा कि अच्छे अच्छे लोग हैं पार्टियों के अध्यक्ष, वो सोचें, अब के आने वाले चुनाव में सोचें, एडुकेटेड पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग, उनका अच्छी तरह से इंटरव्यू लें, बैकग्राउंड देखें, उसके आधार पर उनको टिकट देंगे तो शायद कुछ बदलाव आ सकता है। और जनता के सोच में भी थोड़ा बदलाव आना चाहिए, क्योंकि उनको भी ऐसा ही मैं कहूंगा कि अब की बार केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार। आपके हिसाब से जो आप नए चेहरे बोल रहे हैं, उनके नाम बताएंगे आप? देखिए, नाम का जो चयन होगा उसके लिए, जैसे किसी नौकरी में लगते हैं लोग, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, फिर इंटरव्यू में उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उनका बिहेवियर देखा जाता है, उनका कैरेक्टर देखा जाता है, उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से पक्ष जो है इतने सारे, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, नेता हैं, वो एप्लीकेशन मंगाते हैं। जब ये चुनाव आता है तो वो बोलते हैं कि कौन कौन इच्छुक उम्मीदवार है, वो फॉर्म भर के जाएं, और जैसे जैसे वो फॉर्म भर के जाते हैं, अगर उनमें भी उनको लगता है कि वो जो अच्छे चेहरे हैं, जो उनके नजर में अच्छे चेहरे हैं, जो उनको लगता है कि ये शहर के ईमानदार लोग हैं, शहर के लिए कुछ कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आगे नहीं आ रहे हैं, तो उन लोगों को चाहिए उठ के उन लोगों के घर में जाके बैठे, उनको कन्विंस करें कि कृपया आप आइए, आगे आइए, हम आपको टिकट देंगे, आप चुन के आइए, इस शहर में बदलाव लाइए, इस शहर का उद्धार कीजिए। तो मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसे अच्छे लोग जो रहेंगे वो उनका कहना मानेंगे और आगे आएंगे। लेकिन उनके लिए उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो, उनको पता है यहाँ पे क्या दलदल है, उससे वो दूर रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देकर के उनको आगे लाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका रहेगी आने वाले चुनाव में। जो शहर के अध्यक्ष हैं पक्षों के, उनकी भूमिका रहेगी, ऐसे अच्छे लोगों को चुने, ढूंढे, समाज में है वो 24 घंटा समाज में बैठे हैं, राजनीति करते हैं, उन्हें पता है कि शहर में कौन से अच्छे लोग हैं, उनके इंटरव्यूज लें, पूरी जांच निकालें, अच्छे अच्छे लोगों को जाकर खुद उनके घर में बैठे कि आइए हम आपको टिकट देते हैं, और उनको चुन के लाएं। सर, जैसे उल्लासनगर में एक गर्म मुद्दा है डंपिंग ग्राउंड, लोग नोटे के लिए भी कह रहे हैं